अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की जो अपडेट है, अमेरिकन इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की अपडेट ये है कि 7 रुकनी आइनी बेंच जो है वो जुडिशल काउंसिल ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह लीजिए, जुडिशल काउंसिल कह लीजिए, उन्होंने उसकी तश्कील दे दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन अहमद को जो है उसका हेड बना दिया गया, जो कि ख्वाहिश भी थी गवर्नमेंट की। और उसके बाद वो जो हैं वो जो एक 3 रुकनी जो मेंबर्स भी बन गए हैं। 3 रुकनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद उनको उन्होंने इंडक्ट किया गया था। उसके अलावा ये आईनी बेंच की मुद्दत अभी 60 रोज रखी है। मैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये बनाया गया है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज जो बड़ी उजरत में कानून साजी हुकूमत ने की, उसको तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस आज हम अपने गेस्टों के सामने रखेंगे कि ये जो कानून साजी कल हुकूमत ने की है, और बड़ी उजरत में हमने देखा कि पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट से मंजूर कराकर कायम मुकाम सदर से साइन करवा के उसका गजट नोटिफिकेशन भी फौरी तौर पर जारी कर दिया गया। गोया वो परेशान थे या खौफजदा थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ना ले रहे, जो कि एक पंडोरा बॉक्स आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी खुल गया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने गेस्टों के सामने रखूंगा कि क्या इस कानून साजी के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा, और क्या हुकूमत ने इस कानून साजी के बाद अपने इक़्तिदार महफूज कर लिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत उन पर दाग तो ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसमें नून लीग तो बहुत बुरी तरह हारी थी, और उनको जो है फॉर्म 47 के तहत हुकूमत में बिठाकर जो है इक़्तिदार दिलवाया गया। तो उनको अपोजिशन जाली जो है उनका जो असम्बली और गवर्नमेंट को मतलब जो है लेजिटिमेसी नहीं देती है और उसको समझती नहीं है। इसके अलावा क्या इस कानून साजी के नतीजे में अवाम के मसाइल जो पहाड़ जैसे हैं वो भी हल हो पाएंगे, कि ये सिर्फ जुडिशरी को केज करने के लिए कानून साजी की गई है। क्या अदलिया और हुकूमत के दरमियान मुहाज़राई का खात्मा हो सकेगा। और इसके अलावा कल की कानून साजी के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसको मिलियन ही बिलियन रुपीस का क्वेश्चन मैं कहूँगा, कि कल की कानून साजी के बाद जमहूरियत कहाँ खड़ी है पाकिस्तान में। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका में कल एक बयान दिया है, परसों 2 तारीख को। कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या कुछ लोगों का कट था, तो उसमें बैठे उन्होंने कहा मेरे दिल में बहुत कुछ है, मुझे मत छेड़ें। तो मियाँ नवाज शरीफ क्या कहना चाह रहे थे, ये भी अपने मेहमानों से पूछेंगे। उसके अलावा लास्ट में अगर टाइम मिला तो हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात की वोटिंग आज जारी है, और अमेरिकी इलेक्शन नताइज का पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में क्या फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी कि एक आइनी बेंच बना दिया गया है, ये ख्वाहिश थी हुकूमत की, और उसमें आज 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जो वो जुडिशल काउंसिल है उसकी भी जो आप इज़ाए तरकीबी देखें तो गवर्नमेंट ने उसके अंदर जो लोग रखे हैं वो अपनी मेजॉरिटी उन्होंने ऑलरेडी उसमें इंश्योर की हुई थी। बल्कि जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस जिया, उन्होंने भी अपोज किया है, लेकिन ये बेंच बन गया है 7 रुकनी, जिसको हेड करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन अहमद। आपका टेक इस पे। शुक्रिया खान साहब। बात यह है कि टेक्निकली तो हम, क्योंकि डेमोक्रेसी ये तीसरी चौथी गवर्नमेंट ही है शायद जनरल मुशर्रफ के बाद जो अपनी अपनी मुद्दें पूरी कर रही है पार्टी बेसिस पे, नॉट द प्राइम मिनिस्टर बेस। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन चलेगा इन द कॉन्टेक्स्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इन इट्स प्योर फॉर्म वो एब्सोल्यूट था, हर पार्टी ने उसको वोट दिया हुआ था, उसको बड़ा सोच समझ के बना था। उसके बाद कुछ तरमीमें जो हैं वो जर्नैलों ने की, कुछ तरमीमें जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या वो गवर्नमेंट्स जो अपने आप को वीकर समझती हैं और वो कर रही हैं। और ये जो 26वीं तरमीम है
ये नज़र आता है इस बेंच के में भी कि असल डर जो इस हुकूमत को है, उनको पता है कि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, उनको पता है कि उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉर्म 47 की वजह से आए हैं, फॉर्म 45 की वजह से नहीं आए। अगर औरतों की सीटें और माइनॉरिटी की सीटें होनी होती तो अभी तक इनको ही इलेक्शन कमीशन दे चुका होता, जो उन्होंने नहीं दिया। और अगर वो, जिसका मतलब ये है कि वो पीटीआई की हैं, और अगर वो पीटीआई की हैं तो फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो सारे ये डर हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट। फिर जजों में भी उनको पता है कि कई जज जो हैं वो उनके साथ हैं और वो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस, और ज़रूरी नहीं है कि सारे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अभी बनाया है, और आपने अभी बताया कि दो महीनों के लिए बनाया है, तो उसमें और जिस जल्दी से ये आज के बिल पास किए हैं, इन दुनिया जो देख रही है वो नज़र आ रहा है कि ये वीक है, नज़र आ रहा है कि ये पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं है। नहीं तो डिबेट करते, जी हाँ, जो मुरवजा तरीका है, नहीं तो ये जो बुलडोज करते हैं चीज़ों को, और जल्दी जल्दी, उसका मतलब ये है कि ये किसी एक डेडलाइन से डर रहे हैं कि वो डेडलाइन आ गई, या औरतों की सीटें आ गई, या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि जो हमारा जो फैसला है उसको, क्योंकि 26वें आईनी तरमीम भी तो चैलेंज हुई है ना जी। ये और इसके अलावा और भी बड़ी इंटरनेशनली भी हम करेंगे इस पे बात, डर हैं। और मुझे तो ये नजर आया कि नवाज शरीफ साहब खुद भी खुश नहीं है इस गवर्नमेंट से इन दी कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो सारे हाइब्रिड गवर्नमेंट बनी है, इसमें उनकी शमूलियत तो थी डॉक्टर साहब। देखें, बात ये है खान साहब कि मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो वो केसेस वापस हुए और वो जो वापस आए और वो जो उनके भाई और उनके बच्चों के केसेस ख़त्म हुए और दूसरे लोगों के केसेस ख़त्म हुए, वो मुफ्त हो गया इस मुल्क में। देयर वाज अ डील, देयर शुड हैव बीन अ डील। और उस डील के में जब वो कहते रहे कि मैं चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो फिर उस डील में उनसे टेक्निकली तो धोखा हुआ ना। लेकिन जो हार्ड बर्निंग वो कहते हैं कि मुझे ना छेड़ना, मगर जो डर, अब आप देखिए, जो मुझे एक चीज नजर आई है कि ये सारे पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो गवर्नमेंट से बाहर अपोजिशन में बैठे हैं, इन सारों में से एक आदमी है जो खुश है और आराम से बैठा है, और वो इमरान खान है जो जेल में। ये सारे डरे हुए, तो कहीं ना कहीं या उसको बहुत पता है कि ही इज द ओनली पर्सन जिसके मुंह पे स्माइल है, जो बर्दाश्त किया जा रहा है, जिसको पता है कि चीजें, और ये जो इतनी जल्दी ये जो कोर्ट बना दी है और कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को क्या देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सपोज हो गई ना बहुत सारी चीजें जी। तो सिर्फ इंटरनेशनल जुडिशल काउंसिल ने भी तो ये कह दिया है ना कि आप ने ये जो तरमीम की है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो और बहुत सारी चीजें। सो आपकी जो क्रेडिबिलिटीज हैं, स्पेशली इन यूरोपियन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी, जहां से आपने एड भी लेनी है, वो बहुत ज़्यादा शफाफ नहीं है। तो इन अ सेंस जो मर्जी करते जाएं, ये बड़ा जल्दी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं स्टॉप होंगी। मुझे एक बात सिर्फ समझ नहीं आई, वो आप लोग समझाइएगा कि इस सारी जो तरमीम थी, ये सारी जो जुडिशल काउंसिल है, ये सारा जो है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या गेन किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो चाहते थे, धमकी भी दी थी जी। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि उनके स्टेक्स इसमें क्या है। बिलावल गेन करेंगे ना इन फ्यूचर। अच्छा, अब मैं आपका जरा टेक ले लूँ जी। अमीनुद्दीन की जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच, और उसके बाद आपने देखा कि जो जुडिशल काउंसिल था वो उसकी तश्कील ऐसे की गई है कि उसमें मेजॉरिटी जो है हुकूमत के खैर ख्वाहों की है, और 7-5 आलतों के चीफ जस्टिस जो थे, बहुत कम हुआ माजी में जब ऐसा काउंसिल में होता है इजलास, तो चीफ जस्टिस जो कहा करते थे वही हुआ करता था।
लेकिन आज तो उनकी मुखालफत के बावजूद 7 रुकनी जो है आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन अहमद पे गवर्नमेंट जो है वो इनको चीफ जस्टिस भी बनाना चाहती थी, और इनको जो है वो कमेटी उसमें भी शामिल करना चाहती थी। अल्टीमेटली वो उसमें तो फारिग हो गए, 3rd मेंबर वो बन गए। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है, आपका टेक इसके ऊपर जी? जी काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन की आपने बात कही, जस्टिस अमीनुद्दीन को हुकूमत ना सिर्फ चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी बल्कि उसके बाद वो 3 रुकनी कमेटी का भी हिस्सा रखना चाहती थी। तो जो जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से मुखालफत या मुहासमत देखने में आई है कि उनको लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक मुझे लगता है टोपी ड्रामा है, और वो भी एक मतलब तवज्जो हटाने की एक कोशिश की गई है। मतलब इसमें साउंड ये कर रहा है कि जिस तरह जुडिशरी और गवर्नमेंट की आपस में ठन गई है, जबकि मुझे लगता है कि चीज़ें बड़ी स्मूथ जा रही हैं और आपस में उनकी कोई ऐसा बड़ा इख्तलाफ नहीं है। जस्टिस यही आफरीदी की अपॉइंटमेंट से लेकर उसे भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है माजी में। गवर्नमेंट की मतलब प्रायोरिटी पे जस्टिस अमीनुद्दीन भी थे, जस्टिस यही आफरीदी भी थे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो 2 हफ्तों बाद अब मतलब उसमें वो कौन से केसेस लेके आते हैं, ये बड़ा मतलब हमारे लिए मनी हेज होगा कि कौन से केसेस को वो इसमें निपटाना चाहेंगे। 2 हफ्ते बाद इसका इजलास होना है, वैसे ही इसकी मुद्दत जो है वो 2 महीने की है जैसे कि आपने बताया। तो मुझे लगता है कि उसमें जो हुकूमत चाहती है वो कुछ इस तरह के केसेस लेकर आना चाहती है कि जो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना 26वीं आईनी तरमीम पे या दरख्वास्त गुजार, इस वक्त तक 16 दरख्वास्त गुजार हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट आ चुके हैं। उसके अलावा जो 6 बिल उन्होंने परसों बड़ी उजलत में पास किए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, बल्कि चेयरमैन सेनेट और नायब सदर के तौर पे उन्होंने सिग्नेचर किए, और उन बिल्स को मतलब मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा होगा, और वो कहीं से उन्हें पास ऑन हुए और उन्होंने उन पर मतलब मनोवन अमल करवाया। और इन मतलब यकमुश्त तरमीम आप कर लेते हैं, यकमुश्त आप बिल्स पास कर लेते हैं, लेकिन जब कोई मुल्क की सस्टेनेबल गोल्स की बात होती है या कोई तरक्की की बात होती है, वहाँ पर आपकी सारी तवानाइयाँ किधर जाती हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब आज तो मतलब माहौल को ठंडा करने के लिए कह रहे थे कि बाहर से बैरूनी इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं वो बड़ी मतलब हम उससे खुश आइंद हैं और हमारे लिए बड़ा आप I'm sorry I'm interrupting you। जी। आपको लगता है कि अभी तक जब से ये आए हैं एमओयू के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट आई भी है? हम तो वो कौम है कि कोई सऊदी अरब की कंपनी ने एक पेट्रोल पंप खोला है और हम उसको कह रहे हैं कि जी ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। वो तो नॉर्मल रूटीन्स में मतलब गवर्नमेंट के साथ तो एमओयूज ही हुए हैं, और एमओयूज का मतलब है कि याददाश्तें साइन की गई हैं जिनका मतलब इन्वेस्टमेंट अमली तौर पे तो आपने सिर्फ आईएमएफ का बेल आउट लिया है ना, वो भी 12 मंथ्स में आपको जज कर रहा है और आप पे मजीद से मजीद रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रहा है। तो जहाँ तक वो आईनी मामला है तो वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का गवर्नमेंट साउंड करवाना चाह रही है। और पॉलिटिकल गेन अगर इससे किसी को मिलेगा या किसी को स्ट्रेंथन होगी किसी की पोजीशन, तो बिलावल भुट्टो है कि उसने किस तरह से मतलब एक गेम चेंजर के तौर पे किस तरह एक मंजरनामा बदल के दिखाया है। और नवाज शरीफ की मायूसी भी और नवाज शरीफ के जो मतलब इस कदर दिल बर्दाश्ता नजर आए हैं वो अमेरिका में, उसकी वजह भी यही है कि मतलब ना वो गवर्नमेंट की लेना चाहते थे और अब धिक्के दे के उनको निकाला जाएगा। और ये गवर्नमेंट दोबारा से मतलब अगर टिल्ट आता है और बिलावल को गवर्नमेंट दे दी जाती है, तो नवाज शरीफ वगैरह ने तो के हिस्से में तो सिर्फ गालियां ही आई और उनके हिस्से में तो सिर्फ लानता नहीं आई। इसका मतलब आपका मतलब है कि ये जो सब पर्सन स्पेसिफिक कह लीजिए या पर्पस स्पेसिफिक कह लीजिए आइन साजी या कानून साजी जो हो रही है, इसका इस गवर्नमेंट को नून लीग को फायदा नहीं होने वाला। नहीं, नून लीग के लिए तो ये मतलब उन्होंने अपने लिए गड़ा खोदा है एक तरह का, और उसमें वो गिरेंगे। और बात डॉक्टर कैसम साहब की भी बहुत अहम है कि
जो शख्स एक जेल में बैठा है वो इतना मुतमईन किस तरह है, वो क्यों नहीं घबरा रहा मिलिट्री कोर्ट से, वो क्यों नहीं मतलब अपीलें कर रहा। मतलब माजी में इस तरह के भी इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने लॉबिंग की और वो लॉबिंग फर्म से राब्ते में है। वो तो लॉबिंग तो सारे पॉलिटिशियन ही करते थे, मुहतरमा बेनज़ीर तो भी किया करते थे। बासित अरकान को भी मतलब यहाँ तक आ गया कि बासित अरकान जिन्होंने मतलब उनको उनकी रिहाई का मुतालबा किया है वो यहूदी हैं, वो काफिर हैं, वो फलां हैं। तो मतलब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि ये मतलब बाहर के पार्लियामेंटेरियंस हों और वो मुसलमान भी हों, रासिकुल अकीदा भी हों और बड़े नमाजी परहेजी भी हों। मतलब अब एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, कंपैशनेट ग्राउंड्स पे उन्होंने अगर एक बात की है तो आप नहीं इसको नथी कर सकते कि मतलब जो ज्यूज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं एक लीडर की। मतलब एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज़ है, एक इंसाफ भी कोई चीज़ है, तो उसको भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ की कानून साजी को ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने बल्कि बादियो नज़र में हम देखते हैं तो जो बयानात मौलाना फजल रहमान ने दिए हैं उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा ये अब उस तरफ ही आ गए हैं जो पहले 56 के 57 नकात थे और मैंने निकलवाए थे, और मुझे कहा गया था कि अब आपके अरकान आप सपोर्ट ना भी करें तो ये अरकान हमारे साथ हैं अपोजिशन के, तो अमेंडमेंट तो हो जाएगी। लेकिन वो सीख पा इस बात पे थे कि वही चीज़ें फिर लाई जा रही है, अब उनकी से कानून साजी की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस कानून साजी के बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सकेगा? देखें, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है जब तक यहाँ मईशत ठीक नहीं होती, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मैं फजल रहमान साहब के बड़ा हैरान हूँ कि PDM-1 में उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से PTI गवर्नमेंट को गिराया और उनके साथ वादा किया गया था कि वो सदर बनेंगे और फिर नहीं बनाए गए। अब तो बन भी नहीं सकते। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी उनकी ये नाराज़गी थी और उनको जो मनाया गया, उनसे जो वादे किए गए, अब वोट डालने के बाद वो कह रहे हैं कि वही चीज़ें लाई जा रही हैं जो मैंने निकलवाई थी। तो उनको PMLN का अंदाज़ा नहीं है कि वो हमेशा वादे करके भाग जाते हैं। तो इतने भोले हैं मौलाना साहब कि फिर उसी जाल में फंस गए जिस जाल में उनसे भी कोई जो बाजू मरोड़ा होगा उनका ये दस्तखत करने ये इस तरमीम पे, आप वो जो मर्जी बयान दें उन्हीं के दोस्त उनको मानेंगे। बट द पॉइंट इज कि वो जो सवाल आपने पूछा है कि जिस तरीके से बुलडोज की जा रही हैं चीज़ें, कैसे सियासी इस्तेकाम आ सकता है जब तक वो औरतों की सीटें सारी प्रोविंशियल और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो रूलिंग पार्टी को मिलें या अपोजिशन को मिलें, जब तक उनका फैसला नहीं होता सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। नहीं सर। तो फिर आप कह रहे हैं कि नाम नहाद डेमोक्रेसी चलेगी। आप एक 33% सीटें पे जैसा आप कह रहे हैं कि मिलेंगी नहीं, तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं है। और फिर ये जो है क्वेश्चन मार्क ही रहेगा इस सारे पे। लेकिन डॉक्टर साहब आज एक बात कहना चाह रहा था, इन्होंने भी बात की है, वो ये है कि वो हमारी फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी कौन होते हैं 64 अमेरिकन सेनेटर्स। जी ये खत लिखने में ही हमारा इंटरनल मामला है। और आपने देखा कि खामोशी से अगले दिन एक डेलीगेशन भेज दिया अमेरिका के, आफिया सिद्दीकी को रिहा करो। तो वो भी हमें कह सकते हैं कौन होते हो तुम। लेकिन आपकी बात से जाहिर है कि पाकिस्तान में जाहिर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और पाकिस्तान में स्पेशली बिकॉज ऑफ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, अमेरिकन रोल तो हमेशा रहा ना जी। रोल हम उनका पैराफेरी स्टेट हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट रोल क्या हम। लेकिन आज हमने देखा कि टीवी स्क्रीन पे अमेंडमेंट से पहले जिस तरह बहुत तेजी से मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के लोग मीटिंग्स कर रहे थे, आज फिर हमें वही मीटिंग नजर आई थी। आपका उस पर टेक है? सर बात ये है कि जो बातें आपको और मुझे
नहीं पता है, उनको तो पता है कि कैसे तेजी से चीजें बदल रही हैं, अंदर क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी जल्दी उन्होंने तीनों चीफ की एक्सटेंशन भी 3 साल से 5 साल में कर दी, ताकि जो चीजें बदलनी हैं उसके अंदर जो, और ये जो एक्सटेंशन तो दी नहीं हमने, नहीं, मगर वो उनकी म्याद में तो टेक्निकली तौसीक कर दी है। 1952 का एक्ट था जी, उसको अब इन्होंने जी अच्छी की बुरी की मैं इस पे बात नहीं कर रहा, बट पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये सारा कुछ जो है मेरे लिहाज से, जो आपने आखिर में सवाल पूछना है, कि अमेरिकन इलेक्शन के साथ बंधा हुआ है। अच्छा, कि वहां से जो आना है उसके बाद प्रेशर सही दोनों तरफ से। डॉक्टर साहब इसमें बात करते हैं, मैं जरा टेक ले लूं। तरीके इंसाफ और बजाय फजल रहमान, मैं बजाय कह रहा हूँ क्योंकि उनकी बात का लोगों को समझ नहीं आती है, मुस्तरद कर दिया है। और आपसे भी वही सवाल है कि क्या इस कानून साजी के बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सकेगा? थोड़ा ऐड कर लीजिए कि क्या हुकूमत ने इस कानून साजी के बाद अपना इक़्तिदार महफूज कर लिया? अगर शहबाज हुकूमत की बात करें तो शहबाज हुकूमत ने तो गैर महफूज कर लिया। अच्छा, लेकिन अगर कोई टीम प्लेयर बन के जिसने दिखाया है और जिसने मतलब आशीर्वाद समेटा है, वो बिलावल है। कि क्योंकि मौलाना के तो बहुत नखरे चल रहे थे, लोग मतलब उनसे चाय पे मुलाकात हो रही थी, फिर उसके बाद हाई टी हो रही थी, फिर उसके बाद लेकिन वकार बन गए थे वो। आई एम सॉरी आप टू इंटरप्ट यू, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खलंडरा जो लीडर है उसको आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, जिनके पास मतलब पार्लियामेंट में तो अक्सरियत नहीं है? उनकी अक्सरियत भी जो है वो मरहून मिन्नत है। ज़ाहिर है कि फॉर्म 47 की अगर आप उन्हें बेल आउट कर दें 8 फरवरी के इलेक्शंस की जो धांधली हुई है, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। ये सरासर ज्यादती होगी और इससे अदम इस्तेकाम आएगा। मतलब आपने देखा ना, चाइना भी फ्लेयर अप हो गया। अब चाइनीज एम्बेसडर ने जो उस दिन कहा, एम्बेसडर ने कहा, अब फिर कल मतलब 2 चाइनीज सिटीजन जो हैं वो दे वर शॉट डेड। तो एक उनमें से अभी जख्मी है जी। तो इसमें मतलब इसहाक डार साहब का उस वक्त मुज़ाहिका केस बयान देना, मतलब वकलाहट की आश्कार करता है इन सब की, कि वो किस कदर घबराए हुए हैं। कि उन्होंने इस चीज़ को बड़े एक क्रेडिट के तौर पे लिया है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज साहब को कहा है कि हम जो है अगर कोई हमारा एक बंदा मारता है ना, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ उठा लेते हैं बल्कि उसको अपना राइवल समझ लेते हैं। लेकिन आप वाहिद मुल्क हैं कि हम आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं वापस ले रहे। तो इन्वेस्टमेंट तो उनकी, लेकिन उसके फौरी बाद चाइनीज एम्बेसडर ने आके फ्लेयर अप हुए हैं और फिर उन्होंने कहा है कि मतलब हम ले सकते हैं अगर आप इसी तरह ऐसी हमें मतलब सिक्योरिटी फराहम नहीं दे सकेंगे। तो अब जिस तरह की डॉक्टर कैस साहब ने बात की कि अमेरिका का इलेक्शन बहुत मानी हेज होगा और वो इस चीज़ का तयन करेगा कि मतलब पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट रहेगी। क्योंकि अगर कैमला हैरिस आ जाती हैं, जो कि मतलब बहुत पुरुमीद भी नज़र आ रही हैं और 83 मिलियन वोट्स भी वहाँ पे पड़ चुके हैं अभी तक, तो ट्रम्प ने सैकड़ों की तादाद में लॉ सूट्स भी फाइल कर दिए हैं कई स्टेट्स में। उन्होंने कहा कि ब्रेगिंग हो रही है और मामला सही नहीं जा रहे। तो कैमला हैरिस अगर आती हैं तो फिर वो आप समझें कि इमरान खान के जो रिहाई वाला या बाहर आने वाला स्टांस है वो काफ़ी वीक पड़ जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर भी उन पे एक ही जो है केस रह गया है। कानूनी तौर पे उन पर एक केस रह गया, लेकिन आपने देखा ही एकमुश्त एक दिन के अंदर 34 मुकदमात जो गवर्नमेंट दर्ज कर सकती है, वो किस हद तक मजीद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है उसको कितनी देर जेल में रख सकते हैं? लाइक कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ के लोग बहुत जज्बाती भी हैं, गो के बेहिस भी हैं, लेकिन एक अपने लीडर के लिए, चाहे वो बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या कोई भी हो, अगर वो उसके साथ है तो उनकी जज्बाती वाबस्तगी बहुत ज़्यादा होती है। तो कितनी देर आप रख सकते हैं अंदर? पॉपुलर लीडर को नहीं रखा जा सकता। 27 साल मौजूदी तौन की जद्दोजहद में अगर हम देखें तो लोगों ने मतलब उनके पास खाने को खाना नहीं था, लेकिन वो एहतजाज पर मुसर थे। वो उस वक्त मतलब मैंगो वहाँ पर बहुत वाफर तादाद में पाए गए थे।
तो मैंगो को पूजने लग गए थे कि ये हमारी डिवोशन है, मतलब हम डिवोट कर रहे हैं इसको, और हम जब तक रेवोल्यूशन नहीं ले आते हम नहीं खाएंगे, हम मतलब एक इस्तेकाम चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने 27 साल मुस्तकिल जद्दोजहद की। लेकिन पाकिस्तान की कौम का, हमारी सिविलाइजेशन उस तरह की मैं नहीं समझता कि जिस तरह आपने बहुत ही कह दिया कि हम बेहिस कौम है। तो अगर ये इसी तरह मामला चलते रहे तो फिर अगले 2 साल में मुझे नहीं लगता कि जो पॉपुलैरिटी है वो इसी तरह से बरकरार रह सकेगी। राइट। डॉक्टर साहब, एक और नया जो है एवेन्यू खोल दिया इन्होंने, बल्कि बड़ी तल्ख हकीकत खोल दी है। क्योंकि आज एक न्यूज़ जो थी वो मैं डिस्कस करने भूल गया कि कल फिर चाइनीज़ 2 जो लोग हैं उन पे असॉल्ट हुआ है। उनमें से रिपोर्ट यही है कि एक की डेथ हो गई है, एक बड़ा शदीद ज़ख्मी है। और उससे पहले जो मज़का खेज बयान हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, जिसको इमीडिएटली वहाँ के अब चाइनीज़ एम्बेसडर इन पाकिस्तान ने आके काउंटर किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सी पैक पे बहुत लिखा, बहुत आपने काम किया। तो ये जो मामला हैं, क्या इनको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी पहले कि आप जुडिशरी को और अपने ओपोनेंट्स को केज करने चल पड़े? मेरा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो है ये अपने केसेस वापस लेने और अपने गवर्नमेंट को तवील देने के अलावा इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये जो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ये तो कहते हैं जो हम चाइनीज़ को सिक्योरिटी देंगे। जब से ये कह रहे हैं कितने चाइनीज़ जो हैं उन पे हमले हुए और कितने मारे गए, कितने पाकिस्तान के अफवाज के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो इनकी प्रायोरिटीज नहीं है ये। जब तक आप अपोजिशन के लीडर को, अपोजिशन के हक को नई टेबल पे लाएंगे, नई पार्लियामेंट में लाएंगे, जब तक आप लोगों की बिजली के बिल नहीं नीचे लाएंगे, जब तक आप इकोनॉमी को एक और लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, बच्चों की तालीम को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लाएंगे, जो इनकी प्रायोरिटीज नहीं है, ये सारे मामलात होते रहेंगे। चाइनीज पे हमला तो टेक्निकली एक और किस्म की बात बताता है ना, कि ये जो आपकी कॉरिडोर है सी पैक, ये जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पे हमारे अंदर भी लोग जो उसके खिलाफ हैं, और हमारे वो मुल्क जो नहीं चाहते वो सब हिस्सा डाले बैठे। सर फहरिस्त तो अमेरिका है ना जो नहीं चाहता, वो भी है, हिंदुस्तान भी है इन दी कॉन्टेक्स्ट। पर मैं नहीं समझता कि अमेरिका सर फहरिस्त है। मेरा स्टैंस और है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमेरिकन है, बिल्कुल ठीक, और सबसे ज्यादा चाइनीज एक्सपोर्ट अमेरिका में है। तो ये जो गवादर के रास्ते जाना है सामान, ये चाइना का अमेरिका को जाना है। बाइडेन से तो टाइज भी अच्छे कर लिए। सो मैं ये मानता नहीं हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जरा ये भी बता दीजिए कि चाइनीज ने जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इस वक्त अफगानिस्तान में की है, क्या वो हमसे मायूस होकर की है, और क्या उसको भी ऑन बोर्ड ले लिया गया उसके ऊपर सी पैक में? देखें, चाइनीज का जो इस वक्त उनका प्रेसिडेंट है और उनकी जो सेंट्रल कमेटी है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहां से भी राहदारी मिल जाए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो मेरा ख्याल है कि वो एक पैरेलल रोड बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू चाबहार को जब, ताकि दोनों ऑप्शंस हों। ऊपर भी जो उनकी इंडिया के साथ झड़पें हुई, वो भी है कि बर्मा को लेके जा रहे थे वो सड़क ऊपर। सो चाइना तो उधर रशिया के थ्रू यूरोप को ले जा रहे हैं, वो ये सारी कनेक्शंस। सो वो तो हर अपॉर्चुनिटी जहां सड़क बनेगी वो ले रहे हैं। और उसमें मुझे ये बता दीजिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर नहीं आती इस वक्त कहाँ खड़ी है। ब्लॉक्स तो बड़े क्लियर हैं, आलमी ब्लॉक जो है, रशियन ब्लॉक है जिसमें चाइना भी है, सेंट्रल एशिया की स्टेट्स भी हैं, इंडिया भी जाहिर है कि इंडिया तो दोनों तरफ है ना जी, दूसरी तरफ अमेरिकन है, हम कहाँ खड़े हैं? देखें, हमारी हमेशा से एक ही पॉलिसी रही है, वो हम वेस्ट को देखते हैं, अमेरिका से पूछते हैं, उनके कहने पे IMF हमें कर्जे देता है,
उन्हीं के दोस्त सऊदी अरब से हम तेल भी लेते हैं, सिफारिश भी कराते हैं, हुकूमत में भी रहें, इन्वेस्टमेंट भी लेना चाहते हैं। तो हमारी ये ठीक है कि इंडिया की राइवलरी में चाइना ने हमें पकड़ा हुआ है, हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। सी पैक के अगर वो पूरी हो जाती चीज़ें तो हम बहुत तरक्की कर जाते हैं। ये बात सही है कि हमने ये भी बयान दिया कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि ये सारे जो हैं अमेरिका को ब्लैकमेल करने के तरीके हैं कि अमेरिका हमारा हाथ ना छोड़ दे कहीं, क्योंकि ट्रंप ने छोड़ा था। अब मुझे मुख्तसर से जवाब दे दीजिए, क्या हुकूमत ने इस कानून साजी के बाद मौजूदा हुकूमत ने अपने इक़्तिदार महफूज कर लिए? बिल्कुल नहीं किया जी, क्योंकि उनके जो बिल्कुल नहीं किया। यहाँ महफूज नहीं होते, यहाँ तो फैसले कहीं और होने हैं। हम जिसको डीप स्टेट कहते हैं एंड सच फोर्थ, हम जिसको बाहर की ताकतें जिसमें अमेरिका का नाम लेते हैं, वो जिस दिन फैसले कर लें तो पॉपुलर लीडर भी भुट्टो जैसे हैंग हो जाते हैं, बेनज़ीर जैसे कत्ल हो जाते हैं, लियाकत अली खान भी कत्ल हो गए। तो यहाँ ये तो कत्ल नहीं होते, ये तो भाग जाएंगे यहाँ से। महफूज होना, ऑप्शंस की बात है ना जी। आपसे कहा है कि जब तक मईशत हमारी ठीक नहीं होगी, हम इंटरनेशनल लेवल पे जब तक मईशी तौर पे एक ताकतवर मुल्क नहीं बनेंगे, कोई हुकूमत भी, वो मिलिट्री हो, वो सिविल हो, वो PMLN की हो, वो PTI की हो, वो महफूज नहीं हो सकती जब तक कौम उसके पीछे नहीं खड़ी। और कौम उस वक्त नहीं खड़ी जब तक उसको रोजगार ही नहीं मिलता, जब उसके बच्चों को तालीम ही नहीं मिलती, कौम कैसे खड़ी होगी? मैं नहीं मानता कि ये सारे काम करने के बाद ये महफूज हो जाते हैं। ये इनकी ख्वाहिशें हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं रहे। ये जो तरीके हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के, टूरिज्म को लाने के, लिंकेजेस बनाने के, ये इनके पास वो तरीके ही नहीं हैं। इन दी कॉन्टेक्स्ट जो बात करते हैं इस पे ये भी बात करते हैं कि आपका इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल में फॉरेन जो आपकी पॉलिसी है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो जुड़ी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। वकार मुझे बताइएगा, ये तो आप कह चुके कि डॉक्टर साहब का भी ओपिनियन यही है कि इस कानून साजी और आइन साजी के बाद मौजूदा हुक्मरान जो हैं उन्होंने अपना इक़्तिदार महफूज नहीं किया, जैसे कि वो शादियाने उनके मिनिस्टर्स बजा रहे हैं, तो वो उनसे काम जो है लेकर तो फिर नेक्स्ट की बारी आ जाती है। यहाँ पे हमने ये देखा। आप क्या समझते हैं कि जिस किस्म की 2.5 साल से हम कानून साजी और आइन साजी देख रहे हैं, इसके नतीजे में अवाम के मसाइल कभी हल हो पाएंगे? और क्या ये मौजूदा जो कानून साजी है अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो महाजराई है, जो कि बड़ी वाज़ेह है, हम देख रहे हैं इस वक्त, अब तो वो क्लियर हो गई, उसका खात्मा हो सकेगा? आपका टेक प्लीज। जी काशिफ साहब, जिस तरह से 2.5 सालों में हमने देखा है PTM पार्ट 1 में 53 कवानीन यकमुश्त पास हुए, उसके बाद फिर आप कुछ घंटों में कल परसों के ये 6 बिल्स पास हुए, उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम पास हुई। तो उसमें मतलब कोई एक बिल भी इस तरह का नहीं था जो कि अवामी मफाद पर जिसमें बात होती हो, जिसमें कुछ सस्टेनेबल गुड्स, जिसमें अवाम की फलाह जो है पिन हो बात होती हो। असल में ना मुस्लिम लीग नवाज को जितने भी मशीर मिले ना, बड़े इस तरह के मिले जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। राहिल शरीफ को लगाया तो जनरल अब्दुल कादिर बलोच थे उनके सिफारशी, जो उन्होंने कहा कि उनको ले आए तो हालात सेट रहेंगे। फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ के थ्रू आयशा मलिक को मतलब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनवाया गया। हम ख्याल जजेस का ग्रुप बनाने की कोशिश की गई, उसमें भी नाकाम रहे। अब देखें फिर 5-7 पे गेम लटकी पड़ी है। मतलब जो 7 हम ख्याल लोग हैं उनकी मुखालफत और उनके खिलाफ जो खड़े होने वाला बेंच है वो 5 रुकनी है, और वो उसमें फिर अब मजीद 35 जजेस का इजाफा करना, मतलब अमेरिका नया सुप्रीम कोर्ट बनाने के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में, आप इंडिया की बात करें तो वहां पर 22 जजेस हैं, नहीं टोटल 33 पूरे इंडिया में। 33 को इजाफा करना मुझे नहीं लगता, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर एक साइल की सुनवाई नहीं की जाती, लेकिन जो हुकूमती मामलात होते हैं या कोई हुकूमत को जब अपनी पड़ी होती है
वो बड़े लाइमलाइट में मसाइल आ जाते हैं। जब रिजर्व सीट्स की बात आती है तब वो केस ज़ेरे इल्तवा रहते हैं। जब एक आम साइल की बात होती है तो उसको भी पसपुश डाल दिया जाता है। लेकिन जब कोई अपनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू अपनी मतलब हाकमियत को तनावर करने के लिए कोशिश की जाए तो वो मतलब आप रातों रात कर लेते हैं और उस पर फिर आपका कोई जमीन। अच्छा वकार, इसमें एक और भी हम अगर पहलू देखें, ये तो नहीं है कहीं कि ये हुक्मरान जो हैं हम इनकी नीयत पे शक ना करें, अगर तो ये चाह रहे हैं कि अपना इक़्तिदार जो है थोड़ा मजबूत करके फिर अवाम की फलाह करें। हम इक़्तिदार ही तो महफूज करी जा रहे हैं ना, मरात लिए जा रहे हैं, वो अपने मतलब बैंक बैलेंस सेटल किए जा रहे हैं और अब PIA खरीदने की भी बातें करने लग गए हैं। तो मतलब निजकारी की जब बात होती है ना तो उसमें तो मेन ये IPPs में से भी देखा आपने कि 5% 5 IPPs जिनको निकाला गया जी। उनमें से अक्सर सियासी खानदानों के चश्मो चिराग जो थे वो उसके ओनर्स थे। तो ये तो प्रायोरिटीज है हमारी कि हम लूट घसूट का, लेकिन सलमान शहबाज की IPP नहीं निकाली गई जी। सलमान शहबाज की जो IPP है उसको नहीं निकाला गया, वो स्टिल इन गेम। वो मतलब आहिस्ता गिने चुने निकलेंगे ना, मतलब आप वो आप एकदम तो नहीं सारा कुछ छोड़ सकते। लेकिन अब उनकी प्रायोरिटीज देखें कि वो 5 ही निकले हैं। बहुत इस पे बातचीत होती रही, बहुत लंबी एक तवालत इख्तियार कर गई थी ये बहस कि मतलब IPP से छुटकारा हासिल करना है। लेकिन उस पे भी सुना है चाइनीज कुछ इन्वेस्टर जो है नाराज हैं आपसे, उस पे वो नाराज हैं। और अब आप देखेंगे 5 निकले हैं तो 15-20 मजीद IPPs का बोझ हम पर डाला जाएगा और अनकरीब डाला जाएगा, क्योंकि लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। उसको एक सस्टेनेबल चीज कहा जाएगा और एक नया लिबादा, एक नई पैकेजिंग के अंदर हमें वो IPPs पेश किए जाएंगे। डॉक्टर साहब ये देखिए, हम बात करते हैं जमहूरियत की, इलेक्शंस होते हैं, पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि 2.5 साल की अगर इस हुकूमत PDM 1 PDM 2 उसके दरमियान में जो गवर्नमेंट थी केयर टेकर वो भी इनकी थी, तो उस सब कानून साजी जो हुई है उसमें जमहूर कहाँ खड़ा है? और पाकिस्तान में कल की कानून साजी के बाद जमहूरियत कहाँ खड़ी है? क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप उसका? देखें, पहली बात तो ये है कि ये कैपिटलिस्ट जमहूरियत का हिस्सा है। इन द कॉन्टेक्स्ट, इसने अरिस्टोटल ने तो कहा था कि डेमोक्रेसी इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो और ये वेस्टेड इंटरेस्ट की भी लड़ाई रहेगी, फ्यूडल्स वर्सेस जो कारोबारी लोग हैं, और उसमें जो कई दफ़ा पॉपुलर लीडर्स आ जाते हैं एंड सच फोर्थ। बट इसकी जो खूबसूरती है ये है कि 4-5 साल की मुद्दत है और फिर ये प्रोसेस शुरू होता है इन दी कॉन्टेक्स्ट। इसलिए मैं ये इस सारे को और इसमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को प्रोग्रेसिव ही समझता हूँ। लेनिन कहता है 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स। ये चीज़ें जमहूरियत में होती हैं। सवाल फिर मेरा वही है कि आपने कहा जमहूर कहाँ खड़ा है, तो जमहूर तो बिजली के बिल नहीं दे सकता। जमहूर तो आप इस समां के बिल देख लीजिए दोबारा से, वो जो है उसको गैस की लोड शेडिंग है। जमहूर को जो है वो इंडस्ट्रियल जमहूर हो या लेबर जमहूर हो या जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, पॉवर्टी सीवरेज के और वासा के बिल है वो भी अनबियरेबल है। जी, वो 4-5 हज़ार तक तो चले गए हैं मिनिमम एंड के ऊपर। 400-500 रुपए तो फिक्स चार्जेस गैस पे लगा दिए गए हैं, जो ज़्यादा हैं उन पे कुछ हज़ार लगा दिए गए हैं। तो ये कभी ये देखें, जब हुकूमत खुद चोर हो जाए तो फिर ये सवाल कि जमहूर किधर खड़ा है, उसने तो 4 साल बाद फिर वोट देना है, और जो वोट देना है वो भी इन फॉर्मों की नज़र हो गया। तो आपने कहा बेहिस है, नहीं बेबस हैं। मैं बेहिस नहीं कहूँगा अपनी कौम को, मैं बेबस कहूँगा। लेकिन आप देखें कि मादी में 3 इनकलाब, मुझसे ज़्यादा तो आप ज़्यादा स्टडी किया, तो हर इनकलाब के बाद एक फौजी हुकूमत आई, तो फिर उसके बाद मैं तो सड़क पे नहीं निकलने को तैयार। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जो बड़े इनकलाब जो आए, रूस का आया, फ्रांस का आया, और लेटेस्ट जो सिचुएशंस और थी,
वो उसके पीछे 79 में देखें, लेकिन मैंने नहीं, सिर्फ इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, इथोपिया था, अफगानिस्तान था, यमन था, ये था अल्जीरिया था, किधर खड़े हैं ये मुल्क? आज भी खाना जंगी है, आज भी जो कुछ किया गया उसके ऊपर इकोनॉमिकली खत्म कर दिया, पॉलिटिकली खत्म कर दिया अमेरिका और उसके हामियों ने। लेकिन उनके मुहरकात में गुर्बत तो थी ना जी, मेन जो मुहरक था उनका। वही कह रहा हूँ ना कि जब तक नहीं, मगर जब आप इथोपिया और यमन उस जमाने को, आज भी जो यमन में वो जो हुकूमत लेके बैठे हैं जिनको आप हुतूस कहते हैं, ये वही ट्रेंड लोग हैं, ये सिर्फ ईरानियन प्रो ईरानियन नहीं है, वो जो इन कॉन्टेक्स्ट। सो द पॉइंट इज कि हमने तो वो इंस्टीट्यूशंस बनाई नहीं, हमने वो पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बनाई या ख़त्म कर दी। वो लोग जो प्रो पीपल थे, नेशनलिस्ट थे, उनको ये अरब स्प्रिंग ने भी तो सत्यानाश किया है ना उन लोगों का, सारों का। और आज अमेरिका पछताता है कि अफगानिस्तान की नजीबुल्लाह की हुकूमत गिरा के जो उसके बाद अफगानिस्तान तहस नहस हुआ और बिल्ट ही नहीं हुआ, रूसी फौज भी आई और अमेरिकन फौज भी आई, तो आज उनको समझ आई कि वो बेहतर लोग थे, नेशनलिस्ट जो थे। मगर आप हिस्ट्री को पीछे नहीं लेके जा सकते इन दी कॉन्टेक्स्ट। लेकिन पाकिस्तान में तो हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। आप पैराफेरीज में, आप बलूचिस्तान, आप KPK, आप सिंध, आप सदर्न पंजाब में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से, वो इकट्ठी नहीं है। एग्रीड। लेकिन उसका रीजन तो एहसास महरूमी नहीं है। आप रेवोल्यूशन तो एहसास महरूमी से ही आती है ना, मगर लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप नहीं, वो जो लीडरशिप इनको इकट्ठी कर सकती, जिनका जिक्र मौजूदों का और ये सारों का किया, चैनलाइज कर सकती है जी, वो नहीं है हमारे पास जी। वकार, ये जमहूर की बात की जाती है, ये जो हुक्मरान है उससे पहले भी हुक्मरान थे, अवाम जिसे हम जमहूर कहते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन निगेशन जमहूर की होती है। इस वक्त भी 2.5 साल की जो सारी कानून साजी है वो इनके अपने पर्सनल स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है या इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, या फिर इनकी ज़ाहिर है कि इनके माली मफादात के लिए, अवाम के लिए कुछ नज़र नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जिसका हमेशा राग लापा जाता है, हम भी जब स्टूडेंट थे, ज़ियाउल हक का दौर था, तो उस वक्त भी बड़ी बात होती थी कि जी जमहूरियत जो है वो होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। आज कहाँ खड़ा है जमहूर, कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जी देखें, जब वो बात है ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, तो वही बात है कि मतलब फिर आप टायरनी की तरफ चल जाते हैं, फिर जमहूरियत तो नाम की, मतलब आप, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको एब्सोल्यूट पावर तो नहीं देता जी, वो तो नहीं देता, लेकिन लिमिटेशंस ही है ना जी। आपने बांग्लादेश में नहीं देख लिया, आपने श्रीलंका में नहीं देख लिया, पावर फेच की जा रही है। तो मतलब इस 2.5 साल में, मतलब टिम मार्शल कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में कि एक लीडर जो अपने आप को ठीक कहे और फिर वो कहे कि मतलब कोई और कैपेबल नहीं है मतलब मुझे कम्पीट करने का, तो वो उस नेशन की फेलियर का बायस है, क्योंकि वो और ऐसा कोई लीडर उभार ही नहीं सका, उसे मोटिवेशन ही नहीं दिला सका कि वो उसके लेवल पर आके मुल्क के लिए सोच सके। नहीं, लीडर्स की नस्ली तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना जी, इसमें लोकल बॉडीज होते हैं, लोकल बॉडीज प्लस पॉलिटिकल पार्टीज, इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी लोकल बॉडीज नहीं चलने देती। और लेजिस्लेशन भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लेजिस्लेशन जितनी भी की जाती है अपने केसेस खत्म करने के लिए की जाती है, अपने आप को ईज डाउन करने के लिए की जाती है, या फिर एक्सटेंशंस के लिए की जाती है। बड़ी ओपनली अब तो हो गया ना ये, बड़ा ब्लैटेंटली किया जा रहा है कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई शर्मसार भी नहीं है। तरमीम के बाद कोई ऐसी, मतलब मुझे तरमीम नहीं, मतलब आप देखें सूबों की जो फेडरेशन ने उन्हें सेपरेशन ऑफ पावर की, उसके बाद से लेकर अब तक जितनी तरमीम हुई हैं, कभी मिलिट्री कोर्ट के लिए अब तरमीम कर देते हैं, मतलब आप अवामी फलाह बहबूद के लिए, सोशल वेलफेयर। नहीं, वो डॉक्टर साहब भी पहले कह चुका कि वो प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है इन हुक्मरानों के। डॉक्टर साहब क्विकली जरा बात कर लीजिए, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अमेरिकन इलेक्शन की वोटिंग जारी है, अमेरिकन इलेक्शन का नताइज जो हैं
उनका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? थोड़ा सा मुख्तसर सा डीप स्टेट जो है, लास्ट टाइम जब ट्रम्प हारे थे इलेक्शन, तो उन्होंने भी कहा था कि ये सारा कमाल डीप स्टेट का है। तो अब भी डीप स्टेट वहां पे अपना काम दिखाएगी इसमें इलेक्शंस में? खान साहब, मेरा अपना जो ख्याल है जी जी कि अमेरिकन जो जो उनकी कंजर्वेटिव पब्लिक है, वो अभी भी मेल शोविनिस्ट है, वो भी अभी भी इमिग्रेंट के हक में नहीं है, और अभी भी औरत को अपना प्रेसिडेंट नहीं बनने को देगी। दैट इज माय व्यू। बट एट द सेम टाइम, और इस दफ़ा तो एक और चेंज भी आई है कि जो मुस्लिम वोट है वो अब कामला हारिस के हक में नहीं है इस गजा की लड़ाई की वजह से। और ट्रंप ने एक बयान भी दे दिया हुआ है कि अगर मैं हारूंगा तो वो यहूदी वोट की वजह से होगा। तो आप समझते हैं कि जो कुछ गजा में और अरब में किया इस वक्त अभी हो रहा है, जो बाइडन ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट थे, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा उनको? मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल उठाना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को, क्योंकि मगर वो जो आपने डीप स्टेट की बात की है, जी जी, तो यस, पहले भी ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि जी मुझे हराया जर्नैलों ने, क्योंकि मैं बट एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छा आर्टिकल है मिनट मैनर में हुसैन नकी का कि पाकिस्तान के ऊपर असर क्या होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट अमेरिका हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर है हमारे प्रोडक्ट्स का। अमेरिका जो है, हम उनकी आर्मामेंट्स के सबसे बड़े ख़रीदार हैं, वहाँ से ख़रीदते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और हमारी अपर क्लास के वहाँ असासे हैं। हमारे जो लिंकेजेस अमेरिका के और वेस्टर्न यूरोप के साथ हैं वो रूस और चीन के साथ नहीं है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और अभी जो चेंजेस आ रही हैं, और फिर हम कर्जा जो है अमेरिकन गवर्नमेंट्स को कन्विंस करते हैं कि IMF को कहो कि हमें सिफारिश करवाते हैं जी। इसलिए मैंने पैराफेरीज भी कहा है कि हमारी वो लिंकेजेस हैं, हमसे नाराज रहा है इस इलाके में। वो स्ट्रेटेजिक अब वो काम इंडिया से लेना चाहता है एज अ बिगर स्टेट, बट एट द सेम टाइम हमें लूज भी नहीं करना चाहता। हमें लूज नहीं करेगा, क्योंकि अब जो तनाव आया है इजराइल और ईरान में, उसमें मेरा तो ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमारा रोल है। इन द कॉन्टेक्स्ट किस साइड पे है वो अभी मुझे नहीं पता। राइट, क्विकली जरा बता दीजिए वकात कि वोटिंग जारी है, इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? हमने देखा कि हर इलेक्शंस के बाद पड़ा, हर इलेक्शन के बाद पड़ा। जिस तरह ट्रंप ने इमरान खान साहब का फ़ोन उठाना छोड़ दिया था, और जब जो बाइडन सदर बने थे तब हम देखा कि ट्रंप ने, माइक पेंस उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो ट्रंप ने उस वक्त भी ब्रिगिंग का बड़ा शोर डाला था, बड़ा कहा था कि जर्नैल मुझे नहीं लाना चाहते हैं। और उसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं, वो रेसिस्ट भी हैं, और वो शो तो ये करते हैं कि वो जंगों का खात्मा चाहते हैं, लेकिन हमने देखा कि उनके दौर में जंगें बढ़ी हैं, और वो इस चीज़ का भी एज लेना चाहते हैं कि मतलब वो यहूदियों के मुखालिफ हैं या जंगों का खात्मा चाहते हैं, लेकिन इतने पुरअमन वो हैं नहीं जितना वो शो कर रहे हैं। और कैमला हैरिस के आने से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें तो कोई टिल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर इस्तेमाल हो सकेंगे। और चाइना की जानिब भी जो डेमोक्रेट्स हैं उनका रुझान बहुत बेहतर है, और अगर चाइना के साथ अमेरिका की आपको जीता कौन नजर आ रहा है? कैमला हैरिस मुझे जीतती नजर आ रही है, और वो खुद भी पुरुमीद है। अगर तो कोई कैंडिडेट तो पुरुमीद होता ही है। अब टाइम खत्म हो गया, मेरे दोनों गेस्टों का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक सवाल जो है वो बीच में रह गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान से निकलने के बाद अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कहा है जी कि मुझे मत छेड़िए, मेरे दिल में बहुत कुछ है, और अगर है कुछ तो आप निकालिए। आपने इतनी देर निकाला क्यों नहीं? आप 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, और आज ये सवाल जो था, अब जाहिर है कि ये सवाल तो जवाब तो वही दे सकते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं जो वो कह भी नहीं पाते, हालांकि उनको पाकिस्तान के अवाम ने भी रद्द कर दिया, लाहौर से भी और मानसेरा से भी। आप देखें, इंतज़ार शायद तवील हो जाए, फिर वो बताएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे। वीवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा।
आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।